नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम नीतीश की रिटर्न गिफ्ट की। उपचुनाव के ठीक 1 महीने 13 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रिटर्न गिफ्ट लेकर पहुंचे। वादे को जमीन पर उतारने कुशेश्वर स्थान की जमीन पर पहुंचे, जहां लोगों ने दिल खोलकर सीएम से सीधा संवाद किया, जिसका पूरी प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। पूरे दिन मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान के लोगों के बीच रहे और पूरे दिन सीएम कहां-कहां गए, किन-किन चीजों को बारीकी से देखा, सब कुछ जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। फिर खबर तो समझिए। दोपहर के तकरीबन 12:15 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर दरभंगा में लैंड कर रहा था। उपचुनाव में विरोधियों का धूल उड़ाने वाले नीतीश कुमार इस बार वादा करने नहीं बल्कि वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। उपचुनाव में आशीर्वाद देने वाली जनता को रिटर्न गिफ्ट देने पहुंचे थे। दरभंगा की धरती पर उतरते ही सीएम सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और जल जमाव का समाधान किया जा रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बाढ़ और बाढ़ के बाद जो जल जमाव है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके समाधान के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं और यहाँ पे 8 जो चैनल है, जो ड्रेनेज चैनल है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और यहाँ से जो गाद है उसकी सफाई की जा रही है। और आप कुशेश्वर स्थान में 14 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 2500 एकड़ में ड्रेनेज का निर्माण हो रहा है। इससे 60,000 की आबादी और 12 से ज्यादा पंचायतों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ड्रेनेज का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने कुशेश्वर स्थान के लोगों से सीधा संवाद किया। लोगों ने भी अपने मुखिया से दिल खोलकर बातें की। चाय की चुस्की लेते हुए सीएम ने बड़ी ही गंभीरता से लोगों की समस्याओं को सुना। इसी तरह हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर एक बालिकाओं के लिए बीएड कॉलेज का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चियाँ दूर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ के उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारे गांव में मकई का फसल बहुत अधिक से मात्रा में होती है, लेकिन इसकी खरीदारी बहुत ही कम में हो जाती है। इसीलिए हमारा यह अनुरोध है कि यहाँ कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एक मकई का फसल के लिए यहाँ बहुत से बड़ा फैक्ट्री खुल जाना चाहिए तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सीएम सीधे पहुंचे बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर। मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की, भगवान को अंग वस्त्र चढ़ाया और बाबा कुशेश्वर का आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम बाबा के दरबार में पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नीतीश कुमार ने दरभंगा में जहां एम्स का निर्माण होना है वहां जाकर कामकाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को पाक पहनाकर वहां जोरदार स्वागत किया गया। कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने पहले उपचुनाव में समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया, फिर बताया कि वो दरभंगा के विकास के लिए हमेशा से सजग रहे हैं। क्या साजिश चल रही है, याद है ना? क्या साजिश चल रही हरवाने के लिए, क्या बात चल रहा है, क्या काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ की जनता ने इतना वोट दे दिया कि काफी अच्छे वोट से ये जीत गए हैं। तो इसलिए आप सब को मैं बधाई देता हूँ। आप सबका आपको मालूम है कि दरभंगा में एम्स को हम ही इच्छा थी। जब एम्स का अतिरिक्त हुआ तो कहाँ नहीं डिमांड कर रहा। हम जहाँ जाते थे वहीं पर लोग कहता था कि यहीं पर बन जाना चाहिए एम्स। तो हम तो मीडिया में कह देते थे यहाँ काहे बनेगा भाई, यहाँ क्यों बनेगा। हम शुरू से सब दिन कहते थे कि वह सबसे पहला मेडिकल कॉलेज
बिहार में बना था पटना में और दूसरा बना था दरभंगा में। इसलिए पटना में एम्स बन गया तो दूसरा एम्स तो दरभंगा में ही बनना चाहिए। हम तो सभी कहते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जो वादा करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। दरभंगा से रवि एस नारायण के साथ विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब आप नीतीश कुमार के कुशेश्वर स्थान दौरे के मायने को भी समझिए। आज से ठीक 1.5 महीने पहले 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी ने 12,695 मतों के अंतर से आरजेडी उम्मीदवार को मात दी और कुशेश्वर स्थान वो सीट थी जिस पर आरजेडी ने पूरा जोर लगाया था। लालू यादव तक उपचुनाव के प्रचार में कूद चुके थे, लेकिन नीतीश के आगे लालू का जादू भी फीका पड़ गया और नतीजों के करीब 1 महीने 13 दिन बाद नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करने कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे। कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ और जल जमाव। नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान की जनता से वादा किया है, इलाके को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करवा रहे हैं और जल्द ही कुशेश्वर स्थान और आसपास के लोगों को बाढ़ और जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, जिस पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस है। पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो चुका है, जिसके विस्तार के लिए बिहार सरकार ने जमीन भी मुहैया करा दी है। जाहिर है नीतीश कुमार अपने किए गए वादे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते आगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के मिथिलांचल दौरे पर हैं। आज सीएम ने दरभंगा में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, तो कल मुख्यमंत्री मधुबनी को सौगात देने वाले हैं और इस वक्त 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल यानी कि गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार जयनगर में कमला बराज का शिलान्यास करेंगे और सीएम नीतीश जयनगर में कमला बराज का शिलान्यास भी करने वाले हैं और 400 करोड़ की लागत से कमला बराज बनने वाला है। इसके अलावा झंझारपुर ट्रॉमा सेंटर का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। कमला बांध पर पक्की सड़क के प्रोजेक्ट का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे और दरभंगा के बाद मधुबनी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां वो अररिया संग्राम गांव में मंत्री संजय झा के पैतृक आवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। चलिए, खबर तो समझिए कि मिथिलांचल का विकास के पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस क्यों है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था और एनडीए की जीत में मिथिलांचल का एक बड़ा योगदान था और मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। मधुबनी के 10 में से 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी और इसके साथ ही दरभंगा जिले में भी विधानसभा की 10 सीटें हैं और दरभंगा जिले में भी एनडीए को 9 सीटें मिली थी। मतलब मिथिलांचल के 2 जिलों दरभंगा और मधुबनी में कुल 20 सीटें हैं और जिसमें 2020 में एनडीए गठबंधन 17 सीटें जीतने में सफल हुई थी। उपचुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबले के बीच जनता का समर्थन एनडीए के साथ रहा था। चलिए, बढ़ते अब अगली खबर की ओर और अब एक ऐसी खबर जिसका सरोकार देश की आधी आबादी से है। देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यह फैसला बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। क्या है वो फैसला, पहले जानिए फिर खबर तो समझिए। बेटियों की शादी की उम्र होगी 21। बेटी बनेगी सशक्त और आत्मनिर्भर। भारत की बेटियों को मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट ने लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फायदे भी हैं और मकसद भी। बेटी की अपरिपक्वता की समस्या कम होगी, मां बनने की उम्र से संबंधित समस्याएं कम होंगी, मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार आएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बेटियों को मौका मिलेगा,
आत्मनिर्भर बेटी की जल्दी शादी के बारे में कम सोचेंगे माता पिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी। इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। इससे पहले 1978 में महिला की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब खबर तो समझिए कि सरकार के इस फैसले के पीछे की आखिर वजह क्या है। लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने की घोषणा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान ये कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने अब फैसले को जमीन पर भी उतार दिया है। कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 हो जाएगी। सभी धर्मों और वर्गों पर लागू ये कानून हो जाएगा और इस फैसले से मां बनने से संबंधित समस्याएं भी अब कम हो जाएगी। मातृ मृत्यु दर में भी कमी होगी और महिलाओं के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बेटियों को भी मौका मिलेगा और बेटियों को करियर बनाने का भी मौका ज्यादा मिलेगा। शादी के बाद अक्सर लड़कियां अपना आकांक्षा पूरा नहीं कर पाती हैं और यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल के कम उम्र में होती है। तो जनगणना के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाले युवकों की जो संख्या है वो करीब 16 करोड़ है। बढ़ते अगली खबर की ओर और इधर कुशेश्वर स्थान में भी नीतीश कुमार ने लड़कियों को लेकर बड़ी बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक स्कूल में पढ़ाई करें। बिहार में लड़की और लड़कियां एक जगह पढ़े। नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। एक बात हम कह देना चाहते हैं कि लड़का और लड़की को हम एक साथ पढ़ाना चाहते हैं। ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि लड़की अलग पढ़ेगी, लड़का अलग पढ़ेगा, यानी लड़का लड़की के बीच में गैप बना करके रखना चाहते हैं। ये गलत भावना है, आप अच्छी तरह जान लीजिए और नई पीढ़ी के लोग उसको जान लीजिए। पुराने लोग तो मेरे विचार को जानते हैं, हम तो सब 2005 से समझ दिए हैं कि अलग से हम लड़की का नहीं, हम सब के पढ़ने का बनाए। इसके पहले लड़की का अलग बन जाता था, लड़का का अलग बन जाता था। हमने कहा कि नहीं, लड़का लड़की सबको एक जगह पढ़ाना। चलिए अब इस खबर को समझिए। नीतीश कुमार लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत संजीदा हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी और इस योजना से लड़कियों में न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि इस योजना में बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और इस योजना का कमाल ही था कि 2005 में कक्षा 10 की परीक्षा में 1.87 लाख छात्राएं उपस्थित हुई थी, जो 2020 में बढ़कर 8.37 लाख हो गई थी। और नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण दी है। महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था और बिहार देश का एक पहला राज्य है जिसने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षिकाओं को नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया है। पुलिस बहाली में महिलाओं को सरकार की तरफ से 35% आरक्षण मिला है और बिहार में कुल पुलिसकर्मियों में इस वक्त महिला बल की संख्या 25.3% है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3,51,000 है, जिनमें करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और शराबबंदी कानून को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने कुछ मामलों में सरकार से शराब के सेवन की अनुमति देने की अपील की है, जिसे लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। वो छोटे छोटे लोग जो पाव भर आधा किलो शराब का सेवन करते हैं,
उनको मुंह में ब्रेथ सैनिटाइजर लगाते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। लेकिन वही बड़े बड़े लोग जो शराब पीते हैं वो अपना कायदा से पीते हैं रात में 10 बजे के बाद, और वो नहीं पकड़ाते हैं। हम सुझाव यही दे रहे हैं लोगों को कि आप भी पियो अपना कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि दवा के रूप में लोगे तो शराब दवा है। और लेकिन उसी प्रकार से जो बड़े लोग रात में पीते हैं और अपना सो जाते हैं, सुबह में अपना काम करते हैं, उसी प्रकार से पियो। अभी भी मैं कहूँगा अगर उनसे कंट्रोल पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे मांझी जी ने कहा है कि सब लोग पी रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आईना उन्होंने दिखाया है। सभ्यता से जुड़ा हुआ मामला बोला है कि लिमिट करिए और इसको ढीला करिए, तो यह तो उनको सोचने की बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शराब सब जगह मिल रहा है, मुझे भी सूचना है। और मेरे हिसाब से जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कुछ अनुभव होंगे जिसको उन्होंने शेयर किया होगा, और अगर आज वो यह बात रख रहे हैं तो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं जो 10 बजे रात के बाद पीते हैं, और अगर ये बात में सच्चाई है तो उन लोगों को भी सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए जहां। और खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।